एवरीवन, आज हमारी क्लास नंबर होने वाली है 32, जिसमें हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आने वाले एग्जामों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले हम देखेंगे भारत का सामान्य ज्ञान। भारत के सामान्य ज्ञान से जो भी एएसआई में क्वेश्चन आए हैं उनका, है ना, विस्तृत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जो है 1913 में गीतांजलि की रचना की थी और उन्हें साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और ये पूरे एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, एशिया के प्रथम व्यक्ति नोबेल प्राप्त करता है रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग सीईआरसी के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्हें 2023 में नियुक्त किया गया था। हालांकि 2023 का क्वेश्चन है, लेकिन आप नाम याद रखना, जिष्णु बरुआ। जिष्णु बरुआ जो है केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, 1991 में नरसिम्हन समिति द्वारा सुझाए गए बैंकिंग क्षेत्र सुधार में क्या शामिल था? तो 1991 में पता है नरसिम्हन समिति आई थी, जिसमें क्या हुआ था कि नरसिम्हन की अध्यक्षता में गठित समिति 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारतीय बैंकिंग प्रणाली में व्यापक सुधारों की सिफारिश की गई। और इसमें ब्याज दरों को नियंत्रण मुक्त करना, एसएलआर, सीआरआर की दरों को घटाना और बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता सुधार हेतु एनपीए में कमी लाना शामिल है। इसके साथ ही बैंकों में वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए और पर्याप्तता मापदंड लागू करने की सिफारिश की गई थी। तो अपना आंसर आ जाएगा, एक तो केवल पूंजी पर्याप्तता मानदंड, ये भी सही है। केवल ब्याज दरों पर विनियमित समाप्त करना, ये भी सही है। और गैर निष्पादित जो परिसंपत्ति है उनको कमी करना है। तो अपना आंसर आ जाएगा ये सभी, 4 नंबर, है ना। ना क्वेश्चन नंबर 4 इज, कश्मीर का वह मुस्लिम शासक कौन था जो महान संस्कृत विद्वान था जिसने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने कराया था, ये चीज ध्यान में रखना है। और मुस्लिम का शासक जो महान संस्कृत विद्वान था, ये भी ध्यान में रखना है। वो कौन हो जाएगा? जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन जो है 15वीं शताब्दी में कश्मीर का एक अत्यंत उदार और न्यायप्रिय मुस्लिम शासक था। उसकी धार्मिक सहिष्णुता, साहित्य प्रेम और लोक कल्याणकारी नीतियों के कारण उसे कश्मीर का अकबर भी माना जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और महाभारत और राज तरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? जैनुल आबदीन ने। ना क्वेश्चन नंबर 5, किस भारतीय लेखक को उनके उपन्यास संस्कार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले जिनका उपन्यास था संस्कार, ये थे यू आर अनंत मूर्ति। यू आर अनंत मूर्ति, जिनका फुल नाम है उडप्पी राजगोपालाचार्य अनंत मूर्ति, कन्नड़ भाषा के एक मूर्धन्य साहित्यकार और विचारक थे। उनके प्रसिद्ध उपन्यास जो है संस्कार ने उन्हें भारतीय समाज में जातिगत पारंपरिक व्यवस्था पर गहरा कटाक्ष किया था। और उसी के लिए जो है 1994 में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें से नवाजा गया था। तो अपना आंसर आ जाएगा यू आर अनंत मूर्ति। ना क्वेश्चन नंबर 6, सुंदरबन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरबन आपने देखा होगा जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि मैग्रोव वन के लिए जाना जाता है सुंदरबन को। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला सुंदरबन क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा तटीय मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यहाँ विशेष रूप से सुंदरी नामक वृक्ष प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिनके नाम पर इनका नाम सुंदरबन पड़ा। यह क्षेत्र अपनी अद्वितीय क्षेत्र विविधता और रॉयल बंगाल टाइगर के प्राकृतिक आवास के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो अपना आंसर आ जाएगा मैंग्रोव वन, जो कि कहाँ मिलेगा आपको? पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा क्षेत्र में। और यहाँ पर सुंदरबन इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो अगर पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो वो बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक विशाल उपजाऊ मैदान बनाती है, जिसे ही क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा। यह डेल्टा लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है। यह क्षेत्र मैंग्रोव जंगलों से ढका हुआ है और अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। तो आपने देखा होगा जो मिट्टी लेके आती है नदियां, वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितना होता है? तो ये जो है निर्धारित नहीं है, क्योंकि ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है देश के राष्ट्रपति करता है।
और संविधान उनके पद पर कोई निश्चित कार्यकाल या सेवानिवृत्त की आयु सीमा तय नहीं की गई। वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, मतलब अगर राष्ट्रपति चाहे तो उनको कभी भी हटा सकता है और कभी भी दूसरा जो है अटॉर्नी जनरल बना सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 9, संगम युग का कौन सा बंदरगाह इंडो रोमन व्यापार के लिए प्रसिद्ध हुआ? तो मुझिरिस जो है प्राचीन दक्षिण भारत में चेर साम्राज्य का एक प्रमुख और समृद्ध बंदरगाह था। संगम काल में यह स्थान रोम, मिस्र और यूनान के साथ होने वाले भारतीय मसालों के विशेषकर काली मिर्च के व्यापार का मुख्य केंद्र था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और पुरातात्विक उत्खनन में यहाँ से बड़ी मात्रा में रोमन के सिक्के और सोने के अवशेष मिले हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा मुझिरिस। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल एक बार अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? अगर कभी भी आपातकाल लगाया जाता है, जो कि 352, 350 या 356, 360 और 356 से लगाया जाता है ना, आर्टिकल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(2) के सब क्लॉज 2 के अनुसार, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 लागू हो, तब संसद कानून बनाकर लोकसभा की अवधि बढ़ा सकती है और विस्तार में अधिकतम एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। हालांकि आपातकाल समाप्त हो जाने के बाद यह विस्तार किसी भी स्थिति में 6 महीने से अधिक जारी नहीं रह सकता। तो अपना आंसर आ जाएगा 1 वर्ष। अधिकतम जो है 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की जीके क्वेश्चन। मालवा, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश की मुस्लिम सल्तनत की राजधानी क्या थी? तो उस समय का पूछा है, तो ये थी मांडू। 14 और 15वीं शताब्दी में दिलावर खां गौरी ने दिल्ली सल्तनत से अलग होकर स्वतंत्र मालवा सल्तनत की स्थापना की थी। उसके पुत्र होशंगा शाह ने राजधानी को धार से स्थानांतरित करके मांडू, जिसको पहले सादियाबाद बनाया था। मांडू अपने स्थापित कला जैसे जहाज महल, हिंडोला महल और बाज बहादुर रूपवती की प्रेम कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो अपना आंसर आ जाएगा मांडू। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश में अपने विस्तार के दौरान किस मराठा शासक ने ग्वालियर पर नियंत्रण किया था? तो ये पूछा है। 18वीं शताब्दी ने मराठा साम्राज्य के विस्तार के समय राणोजी सिंधिया ने सिंधिया राजवंश की स्थापना की थी। बाद में यह महादाजी जो कि सिंधिया जी ने ग्वालियर को जीतकर इसे सिंधिया रियासत की राजधानी और सत्ता का मुख्य केंद्र बनाया। इसके बाद 1947 में भारत में विलय होने तक ग्वालियर पर सिंधिया राजवंश का शासन रहा। तो अपना आंसर आ जाएगा सिंधिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत मुआवजा निर्धारित करने के लिए जांच कौन करता है? मध्य प्रदेश में जो है तो ये करता है राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से जांच किया जाता है। मध्य प्रदेश में अपराध पीड़ित प्रतिकार योजना के अंतर्गत अपराध से प्रभावित पीड़ितों या उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना में मुआवजे की पात्रता, उनकी सटीक राशि का मूल्यांकन राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश की नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में कौन सी भौगोलिक विशेषता स्थित है? तो नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में अगर देखें तो सतपुड़ा मैकाल पर्वत आपको देखने को मिल जाएगी। सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी जो है देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश का भौतिकी ढांचा नर्मदा सोन की भ्रंश घाटी द्वारा विभाजित होता है। इस घाटी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा मैकाल पर्वतमाला स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी जो है मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा बनाती है। इसकी जो ऊंचाई है वो सबसे ऊंची चोटी जो है वो 1350 मीटर है, धूपगढ़। तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ऊंची मध्य प्रदेश की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछे तो धूपगढ़ आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। मध्य प्रदेश में आईआईएम इंदौर भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है? आईआईएम जो भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर जो है की स्थापना 1996 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में की गई थी। यह संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन और स्वायत्त राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। यह देश के शीर्ष बिजनेस स्कूलों में गिना जाता है जो प्रबंधन शिक्षा प्रदान करता है। तो किसके अंतर्गत आएगा? वो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। नाउ 6th क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से अपनी समृद्ध हर्बल औषधीय पौधों को जैव विविधता के लिए जाना जाता है? तो जैव विविधता के लिए जो है विंध्य और सतपुड़ा, जो कि अपना 3 नंबर आ जाएगा। मध्य प्रदेश में विंध्याचल और सतपुड़ा के घने पर्वतीय जंगल जैसे पचमढ़ी, अमरकंटक के पातालकोट जैविक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध हैं। इन श्रेणियों में ढलानों, घाटियों और सैकड़ों दुर्लभ जड़ी बूटियां और आयुर्वेदिक औषधियां
पौधे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। यहाँ के स्थानीय आदिवासी समूह सदियों में इन औषधीय वनस्पतियों का प्रारंभिक ज्ञान रखते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता अपने मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलेगी, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मध्य प्रदेश में उद्योगों के मिश्रण का सही वर्णन करता है? तो उद्योगों का सही मिश्रण जो है कृषि और खनिज आधारित भारी उद्योग। आपने देखा होगा अपनी जो मध्य प्रदेश है वो कृषि आधारित है, तो उसी से संबंधित है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था प्राथमिक रूप से कृषि और खनिज संसाधनों पर टिकी हुई है। यहाँ सोयाबीन, खाद्यान्न प्रसंस्करण जैसे कृषि उद्योग, सीमेंट, मैंगनीज, तांबा जैसे खनिज उद्योग बहुतायत में है। इसके अलावा भोपाल में भेल जैसी भारी इंजीनियरिंग उद्योग और पीतमपुर में ऑटोमोबाइल क्लस्टर भी राज्य को औद्योगिक रीढ़ है। तो आपको बताना है जो पीतमपुर है वो भी वहाँ पे ऑटोमोबाइल क्लस्टर है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर कंपनियां हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है? तो ऊर्जा राजधानी जो है उस सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। अपने विशाल कोयला भंडारों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ एनटीपीसी के कई बड़े थर्मल पावर प्लांट और कोल इंडिया की खदानें स्थित है जो व्यापक स्तर पर बिजली उत्पादन करती हैं। इसी अत्यधिक विद्युत और कोयला उत्पादन क्षमता के कारण जो है सिंगरौली को राज्य की ऊर्जा राजधानी का दर्जा दिया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में बेतवा नदी कहाँ आपको मिलेगी? रायसेन जिले में जो है विंध्याचल पर्वत के स्थित कुमरा गांव में से निकलती है। तो अपना आंसर आ जाएगा विंध्याचल पर्वतमाला, जो कि गांव भी ध्यान में रखना है आपको, कुमरा गांव। यह उत्तर पूर्व दिशा में बहती है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से गुजरती है और अंत में हमीरपुर के पास जो है यमुना नदी पे मिल जाती है और इसे मालवा की गंगा या मध्य प्रदेश की पवित्र नदियों में माना जाता है। तो अपना आंसर आ जाएगा विंध्याचल पर्वतमाला। मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल भी पूछा है। क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल जो है काकरीवर्दी पहाड़ी, यहाँ से निकलती काकरीवर्दी पहाड़ी, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश। क्षिप्रा नदी का उद्गम इंदौर जिले में महू के पास जो है काकरीवर्दी पहाड़ी से होता है। यह मालवा के पठार पर बहते हुए मंदसौर जिले के चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माने जाने वाले उज्जैन शहर में इसी तट पर 12 साल में कुंभ का सिंहस्थ मेला आपने सुना होगा, जो कि 2028 में लगने वाला है। तो 12 साल बाद कुंभ का मेला, सिंहस्थ मेला यहाँ पर आयोजित होगा। 2016 के बाद अब 2028 में मेला लगने वाला है। अब कुछ क्वेश्चन जो है साइंस के हैं वो देख लेते हैं। 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि समतुल्य प्रतिरोध जो है 4 ओम आ जाए? तो एक तो आपने देखा होगा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, दो ही क्रम होते हैं। तो 6 ओम के जब दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका कुल प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे तो 6 + 6 हो जाता है और 12 ओम के संयोजन को तीसरे को जो है 6 ओम प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ने पर 1/12 + 1/6 करेंगे तो अपना आंसर 4 ओम प्राप्त होगा। तो अपना आंसर आ जाएगा 2 समांतर में और फिर तीसरे को जो है 2 श्रेणी क्रम में और तीसरे को समांतर क्रम में। जब प्रकाश वायु से कांच की पट्टी में प्रवेश करता है तो इनमें से कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती? तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होगी? आवृत्ति। आवृत्ति जो है कभी परिवर्तित नहीं होती। प्रकाश की आवृत्ति केवल उसके मूल प्रकाश स्रोत पर निर्भर करती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, परंतु उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अपना आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। एक जल विद्युत संयंत्र जनरेटर में कुंडली को घुमाने के लिए जल प्रवाह का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो किया जाता है फैराडे के चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार जब किसी चालक या कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो अपना आंसर आ जाएगा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। नाउ कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन। अंगूर का रस प्राकृतिक रूप से किस अम्ल का स्रोत है? तो ये है भाई टार्टरिक अम्ल। आपने सुना होगा कि अंगूर में जो है टार्टरिक अम्ल मिलता है। अंगूर में प्राकृतिक रूप से कार्बनिक अम्ल के रूप में मुख्य रूप से जो है टार्टरिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा अंगूर में कुछ मात्रा में मैलिक एसिड भी होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जिससे जो है खट्टा मीठा स्वाद जो है आपको देखने को मिलेगा अंगूर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। उच्च परमाणु क्रमांक Z होने के बावजूद ऑक्सीजन की प्रथम एंथैल्पी नाइट्रोजन की तुलना में कम क्यों होती है? तो ऐसे क्वेश्चन भी जो है पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है भाई। नाइट्रोजन का विन्यास आप 1s2, 2s2 और 2p3 होता है, जहाँ जो 2p उपकोष आधा भरा होने के कारण
क्योंकि यहाँ 2p में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन आधा ही भरा है, अत्यंत स्थायी होता है। इसके विपरीत ऑक्सीजन को जो है 1s2 2s2 और 2p4 होता है, जिसमें 2p कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित होता है। इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉनों के बीच जो है प्रतिकर्षण होने के कारण ऑक्सीजन से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना जो है आसान होता है। तो इसलिए जो है ऑक्सीजन के 2p कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्मक में जो है प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, और ये चीज तभी बनेगी जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कैसे होता है। मास नरम करने वाले पदार्थ का रासायनिक आधार क्या है? मीट टेंडराइजर्स। तो एंजाइम को जो है प्रोटीन बंधों को काटते हैं। व्यावसायिक मीट टेंडराइजर में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पाचक एंजाइम जैसे प्रोपेन पपीते से या ब्रोमलेन अनानास से का उपयोग किया जाता है। ये एंजाइम जो है मांस में मौजूद कोलेजन और पेप्टाइड बॉन्ड का रासायनिक रूप से तोड़कर उसे कोमल बनाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, एंजाइम जो प्रोटीन बंधों को काटते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि ग्राफीन शीट्स को हर 10 वें कार्बन पर कार्बोक्सिलिक समूह से क्रियाशील किया जाए तो शुद्ध ग्राफीन की तुलना में इसकी विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसमें क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन जो है संयुग्मन से व्यवधान से चालकता में कमी आती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। शुद्ध ग्राफीन की उच्च विद्युत चालकता उसके विस्तृत sp2 संकरित कार्बन नेटवर्क और मुक्त पाई इलेक्ट्रॉन संयुग्मन के कारण होती है। जब इसके कार्बन परमाणु को कार्बोक्सिलिक समूह जोड़ दिए जाते हैं तो संकरण sp3 में बदल जाता है, जिसमें जो है पाई इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव बाधित होता है और चालकता गिर जाती है। तो ये चीज होती है। बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन, मासिक धर्म प्रवाह मेंस्ट्रुअल फ्लो आमतौर पर कितने दिनों तक रहता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई एक स्वस्थ मानव महिला में मासिक धर्म चक्र के दौरान गर्भाशय की आंतरिक परत टूटने से होने वाला रक्तस्राव सामान्यतः 2 से 8 दिनों, औसतन जो है 3 से 5 दिनों तक रहता है। तो अपना आंसर आ जाएगा 2 से 8 दिन। समसूत्री कोशिका विभाजन के बाद एक मादा मानव की देह कोशिका में क्या गुणसूत्र संरचना संभव है? तो समसूत्री विभाजन में जो है संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के बिल्कुल समान बनी रहती है, 46 गुणसूत्र जिसमें होते हैं। एक मादा देह कोशिका में 44 अलिंग सूत्र ऑटोसोमस और दो जो है लिंग गुणसूत्र यानी XX यानी 44 प्लस XX पाए जाते हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा 44 प्लस X। और मानव में अगर पूछा जेंट्स में अगर पूछा जाएगा तो 44 प्लस XY इसलिए बोला जाता है कि जो लड़का है वही या लड़की या लड़का पैदा होगा वो निर्धारित करता है, क्योंकि उसमें जो है XY रहता है और महिलाओं में जो है XX होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यदि दोहरा निषेचन के बाद एंडोस्पर्म भ्रूण कोश का निर्माण विफल हो जाता है तो तात्कालिक परिणाम क्या होगा? तो तात्काल एंडोस्पर्म का मुख्य कार्य जो है विकसित हो रहे भ्रूण को आवश्यक पोषण प्रदान करना होता है। यदि इसका निर्माण विफल हो जाए तो भ्रूण पोषण के अभाव में नष्ट हो जाएगा, जिससे बनने वाले बीज जो है अजीविक होंगे। तो अपना आंसर आ जाएगा बीज बनते हैं लेकिन जीवित नहीं रहते। क्वेश्चन नंबर 4, समजातीय गुणसूत्रों के युग्मक का स्थल प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज 1 प्रवस्था के दौरान मात्र एवं पितृ पक्ष के समजात गुणसूत्र एक दूसरे के निकट आकर जोड़े बनाते हैं। इस प्रक्रिया को सिनेप्सिस कहा जाता है, जो मुख्य रूप से जाइगोटिन उप अवस्था में होती है। तो अपना आंसर आ जाएगा अपन सिनेप्सिस। हम जो हवा में अंदर लेते हैं वह किसके द्वारा फिल्टर होती है? हम जो हवा को अंदर लेते हैं वो जो है नासा मार्ग में मौजूद बारीक बाल हवा में तैरते बड़े धूल कणों को रोकते हैं। वही श्लेष्मा की चिपचिपी परत सूक्ष्म धूल कणों बैक्टीरिया और पराग कणों को चिपका कर हवा को फेफड़ों में जाने से पहले शुद्ध बनाती है। तो अपना आंसर आ जाएगा नाक में बारीक बाल और म्यूकस परत। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सफेद फूलों वाले मटर और बैगनी फूलों वाले मटर के क्रॉस से प्राप्त F2 संतति में बैगनी और सफेद का अनुपात क्या होगा? तो मेंडल के आनुवंशिक नियम के अनुसार F2 पीढ़ी का जीन प्रारूपी अनुपात 1:1 प्राप्त होता है। प्रश्न में केवल समयोगी बैगनी और सफेद का आपस में अनुपात पूछा है तो वो हो जाएगा 1:1। क्वेश्चन नंबर 7, संग्रहण के अलावा पौधे अपशिष्ट पदार्थों को किस प्रकार उत्सर्जित करते हैं? तो पौधे अपने विशिष्ट उत्पादों को पत्तियों या तनों में संचित करते हैं। इसके अलावा वे कुछ उपापचयी अपशिष्ट उत्पादों को अपनी जड़ों की सहायता से सीधे आसपास की मिट्टी में भी स्रावित कर देते हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा आसपास की मिट्टी में स्रावित करके।
नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन प्रक्रिया का चरण नहीं है? तो अपघटन 5 मुख्य चरणों में होता है, 5 मुख्य चरणों में होता है। पहला विखंडन, निक्षालन, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमीकरण और खनिजीकरण। इसके विपरीत जो है सुपोषण, जल प्रदूषण से संबंधित एक प्रक्रिया है, इसके लिए अपघटन का भाग नहीं है। तो अपना आंसर आ जाएगा सुपोषण जो है ये है जल प्रदूषण से संबंधित। बाकी आज के क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। बाकी क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब भाई जरूर करें। थैंक यू।